दोस्तों, नफ्ताली बेनेट का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फ़लस्तीनियों पर पहला वार। जो काम नेतन्याहू 12 सालों में न कर सका, वो नफ्ताली बेनेट ने पहले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद कर दिया। मुसलमान दुश्मनी में नफ्ताली अंधा हो गया। इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म इंसानियत को भूल गया। फ़लस्तीन के मुसलमान एक बार फिर इसराइलियों के रहमो करम पर आ गए। मस्जिद अक्सा को थर्ड टेम्पल बनाने का ऐलान। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक नफ्ताली के ऐलान के बाद हमास लीडर कैसे मैदान में आ गया और उन्होंने नफ्ताली को ललकार दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इसराइली पार्लियामेंट, जिसे नेसेट के नाम से जाना जाता है, में अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू ने कैसे जो बाइडन को सीधी सीधी गालियां दे डाली। इस हवाले से इसराइल में नया हंगामा खड़ा हो गया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब नेतन्याहू के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने इत्तेहाद कायम किया और नेतन्याहू को हुकूमत से हटाने का फैसला किया, तो हम अपने नाजरीन को ये बताते आए कि जो भी इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा वो नेतन्याहू से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ होगा और इसके मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ज़्यादा गंभीर होंगे। हमने ये भी बताया कि नया वज़ीर-ए-आज़म जो भी होगा वो मुस्लिम दुश्मनी में नेतन्याहू से 2 हाथ आगे होगा। और जब नफ्ताली बेनेट वज़ीर-ए-आज़म बना तो हमने आपको अपनी वीडियोस में तफसील से बताया कि नफ्ताली कैसे मुसलमानों के खिलाफ है, अरबों के खिलाफ है और ख़ासकर ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ है। हमने नफ्ताली जब वज़ीर दिफा थे तो उसके बयानात को तफसील से बयान किया। नए आने वाले दोस्तों को दोबारा एक बार फिर नफ्ताली की बात बताकर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने एक बयान में कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अरब मुसलमानों को मारा है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अब रुकें ज़रा, सिर्फ यही नहीं कहा उसने। अल जज़ीरा की ही रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली जब वज़ीर दिफा था तो उसने अपने एक और बयान में कहा था कि यहाँ फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। इस बेनेट के बच्चे ने कई बार मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाने का ऐलान किया, लेकिन तब वो सिर्फ वज़ीर दिफा था। मुल्क का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तब तो बेनेट ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब इस खबीस इंसान ने यह सब कुछ करने का अज़म कर लिया है और ये वज़ीर-ए-आज़म बना ही इस वजह से है कि फ़लस्तीनियों को कुचल डाले और यहूदी आबादकारियों को मज़ीद बढ़ाए। माजी में भी देखा गया कि गज़ा के मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारियों को बढ़ाने में इसका बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि यह 2010 से यशा काउंसिल का है रहा है जो लॉबिंग करती है कि मगरबी किनारे में नई आबादकारियाँ कहाँ कायम करनी है। नफ्ताली ने आते ही वो काम कर दिया है जिसे नेतन्याहू ने हमास की धमकी की वजह से मुलतवी कर दिया था, लेकिन अब नफ्ताली वज़ीर-ए-आज़म है और उसने आते ही अपनी साख बहाल करने के लिए और यहूदियों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए यहूदी आबादकारियों के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। वीडियो के आखिर में हम आपको नेतन्याहू के बतौर वज़ीर-ए-आज़म इसराइली पार्लियामेंट में आखिरी तकरीर का अहवाल बताएंगे, जिसमें नेतन्याहू ने सीधा सीधा ट्रंप के साथ पंगा ले लिया है और अमेरिकी सदर जो बाइडन को इसराइली पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां निकाली हैं। लेकिन इससे पहले आपको नफ्ताली बेनेट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसराइल की नई हुकूमत ने मकबूजा बैतुल मक़दस में कौम परस्तों को गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के हक़ में मार्च की इजाज़त दी थी। इसराइल की नई हुकूमत ने दाएं बाजू के कौम परस्त को मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरक़ी हिस्से दमिश्क गेट में मार्च की इजाज़त दी है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये इक़दाम हमारे लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए किया जा रहा है। हमास की मुखालफत के पेश नज़र नेतन्याहू हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते यह मार्च मुलतवी कर दिया था। आपको बताते जाएँ कि इससे पहले नेतन्याहू ने भी मार्च का ऐलान किया था और वो भी 2 बार, लेकिन इसराइलियों को यह मार्च मुलतवी करना पड़ा। हमास की जानिब से फिर जंग की धमकी के बाद इसराइलियों ने दूसरी बार मस्जिद अक्सा में मार्च का फैसला मनसूख कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके शेख जराह से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की बेदखल किए जाने का ख़तरा बरकरार है। यहूदी शहरियों ने मस्जिद अक्सा में मार्च किया तो जंग दोबारा शुरू होगी। हमास फिर किबला अव्वल के दिफा के लिए मैदान में आ गई। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हैया ने इसराइल को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इसराइल इंतहा पसंद यहूदियों के मार्च को मशरक़ी बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा से दूर रखे, वरना 10 जून का दिन इसराइल के लिए 10 मई का दिन साबित होगा। 10 मई को यहूदी शहरी मस्जिद अक्सा में आने की कोशिश कर रहे थे जब हमास के मिसाइल हमले के बाद सेहूनियों ने मार्च तर्क कर दिया था। हमास की धमकी के बाद सेहूनी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। इंतहा पसंदों को दिया गया इजाज़तनामा मनसूख कर दिया था।
मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके शेख जरा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश भी जारी है। मुजाहिरीन को भी इलाके में दाखिले से रोक दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट में खड़े होकर बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी आखिरी तकरीर में नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन पर चढ़ाई कर दी। याहू ने खरे अल्फाज में कहा कि मुझे इक़्तिदार से हटाने में जो बाइडन का बहुत बड़ा हाथ है। इसराइली अखबार यरूशलेम टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बाइडन से लड़ाई की। कुछ लोग तो इसे ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो बाइडन को गालियां दी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया। सुपर पावर अमेरिका के सदर को गालियां या उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारना कोई आसान बात नहीं। अमेरिकी इसे अपनी सलामती के खिलाफ समझेंगे और इसराइल पर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन रुके ज़रा, ये कोई मुस्लिम मुल्क नहीं, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, ये कोई शाम, लीबिया, इराक़ या अफ़गानिस्तान नहीं, बल्कि ये इसराइल है और इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कर सकता है क्योंकि इन यहूदियों की लॉबियाँ ही ऐसी हैं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और शाह महमूद कुरैशी ने CNN को जब इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने डीप पॉकेट्स का जिक्र किया, वो बिल्कुल दुरुस्त किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू का क्या होगा। 71 साला नेतन्याहू 2009 से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो इसराइल की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। 1996 से 1999 के दरमियान भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। नेतन्याहू इसराइली फ़ौज में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। नेतन्याहू ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अमेरिका में भी गुजारा है, जहां उन्होंने मारूफ इदारे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की थी। ईरान के हवाले से नेतन्याहू का रवैया इंतहाई सख्त गीर है और वो तेहरान की जौहरी सरगर्मियों के लिए उसकी अक्सर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इदादा रियासत के आइडिया को भी मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू को रिश्वतखोरी, एतमाद चिकनी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात का भी सामना है। वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन इल्ज़ामात ने भी उनके लिए हुकूमत की तश्कील को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। 120 रुकनी इसराइली पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने के लिए नेतन्याहू को इस्लाम पसंद अरब जमात, यूनाइटेड अरब लिस्ट और इंतहाई दाएं बाजू की यहूदी कौमी परस्त जमात, रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी दोनों ही की हिमायत लेनी पड़ेगी। लेकिन रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी ने UAL के साथ इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।